गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10-12 की जो कॉमन क्लास चल रही है केंद्र सरकार, और उसमें सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, उसका अध्ययन चल रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन अपन ने पढ़ लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां तथा कार्य। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है या शक्तियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जो भी मामले होते हैं वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांट रखा है। दो भाग हैं इसके, वो इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। तो पहला भाग है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। एकमेव का मतलब है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही इस मामले की सीधे सुनवाई होगी। अब ऐसे कौन से मामले हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई होती है? तो वो ऐसे मामले हैं कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार या राज्य सरकारों के बीच में कोई मामला हो तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। या भारत सरकार संघ राज्य सरकारें, संघ या राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो वो भी सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सुना जाता है। राज्यों के बीच में हो, एक राज्य दो राज्यों के बीच में या अनेक राज्यों के बीच में हो, तो राज्यों के मध्य विवाद हो तो उस मामले की सुनवाई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जाती है। इसलिए इसे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसी का दूसरा भाग है वो है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो ये प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, इसमें क्या होता है कि जो मूल अधिकार है अपने नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनका यदि हनन होता है तो उसकी सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकती है और उच्च न्यायालय में भी। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, वो चाहे तो पहले उच्च न्यायालय में जा सकता है या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो ये समवर्ती है क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें
मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला आता है। हनन के मामले ये प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय में भी सीधे सुने जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में। तो ये हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब अपना आगे है दूसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो बच्चों, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है कि हम उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 132 से 135 तक शामिल हैं। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं और इसके भी 4 भाग हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांट रखे हैं। वो निम्न है। पहला वो है संवैधानिक। दीवानी। फौजदारी। और द है विशिष्ट मामले। देखो बच्चों, अपीलीय क्षेत्राधिकार में इसके 4 भाग बांटे गए। मैंने आपको बता दिया कि उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। पहला है संवैधानिक। यह अनुच्छेद 132 में वर्णित है। इसके अंतर्गत क्या है कि संविधान से संबंधित यदि कोई मामला होता है और उच्च न्यायालय में उसका निर्णय आता है तो उसके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। या तो उच्च न्यायालय खुद यह निर्णय दे सकता है कि यह है मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है और इसको सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये संवैधानिक हो गया। दूसरा है दीवानी। दीवानी जो मामले होते हैं, ये दीवानी क्या होते हैं तो इसको भी हमें समझ में आना चाहिए। लेन देन से संबंधित जो मामले होते हैं वो दीवानी होते हैं। लेन देन से संबंधित मामले दीवानी मामले। तो इसमें प्रारंभ में क्या सिस्टम था कि 20,000 से अधिक का कोई विवाद है तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। यह एक नियम था पहले कि 20,000 से अधिक, संविधान में उल्लेख था कि 20,000 से अधिक के मामले सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य हैं। लेकिन इसमें संविधान संशोधन किया गया, 30वां संविधान संशोधन 1973। 30वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया और इसमें यह पाबंदी जो थी 20,000 की उसको हटा दिया गया और लेन देन से संबंधित जो भी मामले हैं वो
सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है, ये कर दिया गया। आगे आता है फौजदारी। अब फौजदारी क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, लड़ाई झगड़े से संबंधित जो मामले होते हैं वो फौजदारी होते हैं। इससे संबंधित मामले फौजदारी में आते हैं। तो इसमें जो निर्णय उच्च न्यायालय देता है उसके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब निर्णय में 3 प्रकार के निर्णय वो सामने आते हैं, तब हम अपील कर सकते हैं। 3 निर्णय यदि हो जाए तो पहला है इसमें कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में जो मामले की सुनवाई थी उसको अपने पास लेकर के मृत्यु दंड की सजा सुना दे, तो उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। फिर दूसरा, उच्च न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिया उसको बदल करके मृत्यु दंड की सजा सुना दे, तो भी हम उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। और तीसरा है कि उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, न्यायालय यह कह दे कि ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है, तो हम उसमें अपील कर सकते हैं। ये फौजदारी में हो गया। दीवानी का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 133 है। फौजदारी का अनुच्छेद 134 है। और विशिष्ट जो मामले हैं वो अनुच्छेद 135 में। इसमें क्या होता है कि उक्त जो मामले आते हैं उनके अलावा भी कुछ ऐसे विशिष्ट मामले होते हैं, उनके लिए भी अपील अनुच्छेद 135 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह उस मामले की सुनवाई के लिए उसको अपने पास मंगा सकता है और उसकी सुनवाई कर सकता है। तो ये 4 प्रकार के जो अपील के क्षेत्राधिकार थे वो अपने हो गए। अब आगे हैं तीसरा आता है अपना अपीलीय विशेष मामले। ये अनुच्छेद 136 के तहत है। इसमें भी कुछ मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसमें अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 136 के तहत। आगे है अपना परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार भी है। यह अनुच्छेद 143 के तहत, इसमें क्या होता है कि लोक हित से जुड़ा कोई मामला हो, सार्वजनिक हित से जुड़ा मामला हो, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक परामर्श मांग सकता है। अब इसमें दोनों ही प्रकार के जो बातें हैं वो ये होती है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है और परामर्श देने के लिए मना भी कर सकता है। बाई चांस सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। तो यह व्यवस्था दी गई है। तो यह परामर्शकारी क्षेत्राधिकार है। तो इसमें जो सरकार है
वो दो प्रकार से उसको फायदा हो सकता है। एक तो कानूनी जो अड़चन है, कोई भी विधेयक यदि पारित हो रहा है तो उसमें कानूनी राय पहले ले ली जाती है, ताकि न्यायालय में जो लंबित मामले चले जाते हैं उनसे बचा जा सके। तो ये है, इसका एक उदाहरण है कि 1992 में बाबरी मस्जिद से संबंधित जो निर्णय था उसके ऊपर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देने से इनकार कर दिया। तो इससे कुछ है, सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। राष्ट्रपति सलाह को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। अगला है अगला क्षेत्राधिकार या शक्ति है मूल अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। अपने मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका लगा सकते हैं, और हनन के क्षेत्र में अनुच्छेद 32 के तहत यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। 5 प्रकार के लेख या रिट ये कर सकता है। उसमें अपने हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, आदि। तो ये जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के रक्षक के मामले में उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद 226 के तहत वो भी ऐसी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अब है आगे अपना संविधान का संरक्षक या न्यायिक पुनर्विलोकन। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ये अनुच्छेद 131 के द्वारा इसको यह अधिकार है कि संघीय संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बने हुए हैं उनकी व्याख्या कर सके। यदि ये कानून संविधान पे अतिक्रमण करते हैं तो ऐसे कानूनों को वो निरस्त कर सके। तो इस प्रकार ये संविधान का संरक्षक है, और ऐसी प्रक्रिया करता है यदि सर्वोच्च न्यायालय तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। तो अगला है अपना जनहित याचिका।
सर्वोच्च न्यायालय का एक शक्ति है, कार्य है। इसमें क्या होता है, लोकहित से संबंधित या जनहित से संबंधित जो मामले होते हैं उन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन किस प्रकार करता है? देखिए, सामान्य तौर पे अपने व्यक्तिगत मामलों में यदि हमें कोई नुकसान होता है तो हम न्यायालय में जाते हैं। लेकिन न्यायालय की जो प्रक्रिया है या सार्वजनिक हित का कोई कार्य है, उसमें यदि कोई नुकसान हो रहा है, कोई अतिक्रमण हो रहा है, तो न्यायालय के सामने कोई बात लेके नहीं जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 1979 में जनहित याचिका की एक व्यवस्था की गई, जिसमें लोकहित से संबंधित जैसे पर्यावरण संरक्षण है, गरीबों का जो सम्मानजनक जीवन है या उनका जो आवास की व्यवस्था करवानी है, कि कई प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें अखबारों की खबर से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से यदि सर्वोच्च न्यायालय के पास में ऐसी याचिकाएं लगाई जाती है, सूचनाएं पहुंचाई जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय सीधे उनकी सुनवाई कर लेता है। जनहित याचिका में जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो न्यायालय में पेश नहीं होकर के दूसरे ही उसका मुकदमा प्रस्तुत करते हैं। ये जनहित याचिका है, क्योंकि उसमें लोगों का हित है, तो ऐसी याचिका जनहित याचिका है। ये सर्वोच्च न्यायालय के लगभग जो क्षेत्राधिकार शक्तियां या कार्य हैं, ये है। तो और अंत में है 8वां जो इसका कार्य है या शक्ति है या क्षेत्राधिकार है, वो ये है अभिलेख न्यायालय के रूप में। अभिलेख न्यायालय क्या है? इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो एक साक्ष्य के रूप में सभी न्यायालयों को रखने पड़ते हैं। साक्ष्य के रूप में जो निर्णय है उनको रखना पड़ता है। और सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, चाहे उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, वो उसके निर्णय के अनुरूप अपना निर्णय देते हैं, साक्ष्य को मान के देते हैं। तो सभी को मान्य होता है, ये एक इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, अभिलेख रखा जाता है। दूसरी चीज है जिसे हम बोल सकते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी न्यायालय की अवमानना। इसमें यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सभी के लिए मान्य होता है, और यदि इनके निर्णय को कोई मानता नहीं है तो उसको दंड देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और निर्णयों की कोई अवमानना नहीं कर सकता। ये अभिलेख न्यायालय में है। आज इतना ही। सर्वोच्च न्यायालय का जो चैप्टर है वो खत्म है, और इसके साथ ही केंद्र सरकार का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो आज समाप्त है। जय हिंद, जय भारत।